जय हिंद साथियों, मैं हूं धनंजय दाकड़, हिंदी विशेषज्ञ, और एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं हिंदी विषय का पहला अध्याय जिसका नाम है हिंदी का इतिहास। इससे पहले दो वीडियोस मैं इसके पहले भी डाल चुका हूं जिसमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 इसका पढ़ा हुआ था इस चैप्टर का, और आज हम इसका पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको हमारे YouTube चैनल के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा YouTube चैनल है नेक्स्ट क्लासेस द फ्यूचर बिगिंस हियर, यानी कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप फाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी, रेलवे, बैंक, एसएससी या व्यापम का कोई भी एग्जाम हो। तो उसके लिए आप हमारे यहाँ के जो स्टार एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा पढ़ सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारा जो है यूट्यूब चैनल उसे सब्सक्राइब कीजिए। और उसके लिए मैं आपको कुछ अब जानकारी देने जा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल है नेक्स्ट क्लासेस, तो आप हमें नेक्स्ट क्लासेस पे ज्वाइन कीजिए जिससे आप हमारे सारे वीडियोस को देख सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए जिससे आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक, और दूसरी बात यह कि आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, यानी कि आपके कमेंट्स के माध्यम से हमें और चीजें पता चलेंगी कि हमें और क्या बेहतर करना है, तो वो करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। जो भी स्टडी मटेरियल यहाँ पे यूज किया जाता है किसी भी टीचर के द्वारा, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं आपके पास, यानी कि वो पीडीएफ फॉर्म में मिल सकता है आपको। लेकिन कहां से? हमारे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है नेक्स्ट क्लासेस। तो आप हमें यहाँ पे ज्वाइन कीजिए पीडीएफ मटेरियल के लिए। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप जो है हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं हर तरीके से। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। आप जल्द से जल्द हमसे जुड़िए हमारे नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि पहले और दूसरे पार्ट में हमने जो पढ़ा हुआ है तो वो क्या पढ़ा था, जिसके बाद आपको थर्ड पार्ट और अच्छे समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हिंदी का इतिहास। ये हमारा हिंदी का पहला चैप्टर है जिसमें हम भाषा के आगमन से संबंधित संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया कि एक जाति थी जिसके द्वारा हिंदुस्तान में भाषा का आगमन हुआ, जो कि 1500 ईसा पूर्व में आई थी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले आई हुई थी। और इस जाति के द्वारा हिंदुस्तान में जो भाषा लाई गई उसका नाम था संस्कृत। तो संस्कृत भाषा से फिर अन्य भाषाओं का जन्म हुआ। तो वो कौन कौन सी भाषाएं थी या उनका समय कब से कब तक माना जाता है? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1500 ईसा पूर्व का समय था जब हिंदुस्तान में सबसे पहले भाषा आई। लेकर कौन आया? एक जाति थी जिसका नाम था आर्य। ये जाति हिंदुस्तान में भाषा को लेकर आई। ठीक, ये एक पशुपालक जाति थी, यानी कि पशुओं को पालना इनका मुख्य पेशा था। इसी तरीके से ये जो जाति थी मध्य एशिया से हिंदुस्तान में आई, खैबर दर्रा से होते हुए आई, और इन्होंने पश्चिमी द्वार, सिंह द्वार या सिंधु द्वार से इन्होंने भारत में प्रवेश किया और सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश पंजाब में निवास किया। यहां तक हम आपको याद हो तो पहले पार्ट में यानी कि पहले भाग में पढ़ चुके थे। तो हम पढ़ते हैं अब आगे। अब संस्कृत से उत्पन्न जितनी भी भाषाएं हैं उन्हें कहा जाता है भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषाओं को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर आज तक, यानी कि 3520 साल के समय को हमने भाषाओं के आधार पर यहाँ पे 3 भागों में बांटा हुआ है। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। ठीक, आप देख सकते हैं कि इन 1000 सालों में यदि आप प्राचीन भाषा का समय देखें तो 1500 से 500, यानी कि इन 1000 सालों में किस भाषा का चलन था? आपका संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा को 2 भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसी प्रकार मध्यकालीन आर्य भाषा का समय आपका माना जाता है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा, यानी कि 1500 साल का जो समय था ये, इसमें आपकी 4 भाषाओं का चलन था, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। इसके अलावा तीसरा है आपका आधुनिक आर्य भाषा, जिसमें आपका 1000 ईसा से समय प्रारंभ माना जाता है अब तक। ठीक, और इसमें आपकी जो प्रमुख भाषाओं का चलन था वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत हो गया है तो इसको हम ठीक कर देते हैं। ये जो है आपका प्राकृत है तो त बनेगा यहाँ पे प्राकृत, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब बढ़ते हैं हम इसके आगे। अब हिंदी भाषा का सही विकास क्रम, यदि आपको याद हो तो ये हमने दूसरे भाग में यहाँ से शुरू किया हुआ था। हिंदी भाषा का सही विकास क्रम क्या माना जाता है? संस्कृत, संस्कृत के बाद आई पाली, पाली के बाद प्राकृत, फिर आई अपभ्रंश, फिर आई अवहट, इसके बाद हिंदी और अंत में
खड़ी बोली, यानी कि वर्तमान समय में हम हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं खड़ी बोली, यानी कि मिश्रित भाषा। ऐसी भाषा जिसमें विदेशी शब्दों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है विचारों का आदान प्रदान करते समय। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका ये, यानी कि संस्कृत भाषा। यानी कि अब हम क्या करेंगे, हर एक भाषा का थोड़ा थोड़ा यहाँ पर व्याख्या करेंगे सबकी, जिससे कि हमें पता चल सके कि किस भाषा का समय कब से कब तक माना गया, उसमें प्रमुख लेखन के कार्य किए गए तो किसके द्वारा किए गए। तो ये सारी जानकारी हम यहाँ पे अब ग्रहण करने वाले हैं। तो संस्कृत भाषा को आप देख सकते हैं दो भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि वैदिक संस्कृत का हमने यहाँ पे समय बताया हुआ है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, यानी कि ये जो 500 साल का समय था, इसमें आपका वैदिक संस्कृत का चलन था, जिसमें आपके वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषदों की रचना की गई। जिसमें कि आप सभी जानते हैं कि वेदों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। चारों वेद आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यदि आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर ये भी चीजें जोड़ दी हैं कि किस वेद में किस चीज का वर्णन मिलता है। जैसे कि ऋग्वेद की यदि बात की जाए तो देवताओं की जो स्तुतियां हैं उनका वर्णन मिलता है, आपके सामवेद में भारतीय संगीत का वर्णन मिलता है। यदि हम बात करें यजुर्वेद की तो उसमें जप और तप का वर्णन मिलता है, और यदि हम बात करें किसकी, अथर्ववेद की, तो इसमें आपका औषधियों का वर्णन मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब आप देख सकते हैं वेदांगों की संख्या 6 मानी गई है। तो आपके 6 वेदांग जो हैं आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। कल्प, शिक्षा, सूत्र, सूत्र को निरुक्त के नाम से भी जाना जाता है, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ये आपके 6 वेदांग यानी कि वेदों के अंग माने जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें पुराणों की, तो पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है, 18, जिसमें सबसे प्राचीन किसे माना गया है, मत्स्य पुराण को माना गया है। और मत्स्य पुराण में ये जो आपका सा है यहाँ पे आधा बनेगा, यानी कि हलंत लग जाएगा इसके नीचे। और यदि हम आधुनिक पुराण की बात करें तो आपका स्कंद पुराण। तो इस तरीके से आपके पुराणों का लेखन किया गया। सबसे पहले लिखा गया मत्स्य पुराण को, सबसे अंत में लिखा गया स्कंद पुराण को। बढ़ते हैं आगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अब आ गए हैं हम कहां पर, उपनिषदों पर। तो उपनिषद में यदि आप ध्यान देंगे तो उपनिषदों की संख्या हमने यहाँ पे कितनी बताई हुई है, 108। अब यदि हम बात करें कि सबसे प्राचीन उपनिषद किसे कहा जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ईशावास्योपनिषद को कहा जाता है। सबसे अंतिम उपनिषद किसे कहा जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है परमहंस परिव्राजकोपनिषद को कहा जाता है। ठीक। अब यदि हम बात करें कि वैदिक संस्कृत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वेद की छंदस और छांदस के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद बढ़ेंगे हम आगे। अब आते हैं हम लौकिक संस्कृत पर। लौकिक संस्कृत जो है आपका, लौकिक संस्कृत का समय माना जाता है 1000 से 500 ईसा पूर्व, यानी कि इन 500 सालों में जो भाषा इस्तेमाल की गई उसका नाम था लौकिक संस्कृत, जिसमें कुछ प्रमुख कार्य किए गए। जैसे कि लौकिक संस्कृत में ग्रंथों का लेखन किया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रंथों तथा महाकाव्यों की रचना जिस भाषा में की गई है उसे कहा गया लौकिक संस्कृत। और ग्रंथों का लेखन इस भाषा में किया गया, इसी कारणवश इसे देव भाषा भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं इस पॉइंट को जोड़ा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है। तो लौकिक संस्कृत को देव भाषा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ग्रंथों का लेखन किया गया। अब बात ये आती है कि ग्रंथ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसे देव भाषा कहा गया। तो आप सभी को मैंने दूसरा जो भाग था हमारा उसमें मैंने बताया हुआ था कि ग्रंथ जो है केवल 2 ही विषयों पे इसे लिखा जाता है, यानी कि 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर ग्रंथ यानी कि पुस्तक, सामान्य भाषा में कहें तो ये जो पुस्तक है इसे 2 टॉपिक्स के ऊपर लिखा जा सकता है। पहला टॉपिक किसी विशेष विषय पर या भगवान के अवतार पर। तो भगवान के अवतार पर ग्रंथ को लिखने के कारण इसे देव भाषा भी कहा गया। चलिए पढ़ते हैं आगे। आदि काव्य के नाम से किसे जाना जाता है, रामायण को जाना जाता है। और आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है, वाल्मीकि जी को जाना जाता है। ठीक। इसके बाद यदि हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है महाभारत को, जिसका प्रारंभिक नाम माना जाता है जय संहिता। इसका प्रारंभिक नाम क्या माना जाता है, जय संहिता माना जाता है। इसका लेखन किसके द्वारा किया गया, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा किया गया। और इनको यदि हम बात करें कि क्या क्या उपाधियां दी गई हैं, तो इनको कहा जाता है वेदों का संकलन करता। ठीक। इसके बाद पुराणों का रचयिता। इन्होंने श्लोक कितने लिखे हैं, 1 लाख। और इन्हें भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक।
तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन पे मैंने यहाँ पे गोला लगाया हुआ है, क्योंकि यहीं से पेपर में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब यदि हम बात करें कि लौकिक संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो ये उसको प्राप्त हुआ सन 2005 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शास्त्रीय भाषा के बारे में हमने आपको बताया हुआ था कि शास्त्रीय भाषा जो है केवल उस भाषा को कहा जाता है जिसका साहित्य कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना हो, यानी कि उसका जो इतिहास है वो 1500 से 2000 साल कम से कम पुराना होना चाहिए। साथ ही साथ उसका जो साहित्य है उस भाषा का वो किसी अन्य भाषा से मेल ना खाता हो। जैसे कि यदि हम बात करें लौकिक संस्कृत की, तो इसका इतिहास 1500 से 2000 साल पुराना है। साथ ही साथ इसके अंदर यानी कि जो इस भाषा का साहित्य है वो किसी अन्य भाषा से मेल नहीं खाता है। इसी वजह से इसे सन 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। चलिए पढ़ते हैं अब आगे। अब अगली है आपकी पाली भाषा। पाली भाषा का समय हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा, ये आपका पाली भाषा का समय है। यानी कि इन 500 सालों में किस भाषा का चलन था? आपका पाली भाषा का चलन था। अब पाली भाषा को पुरानी प्राकृत, प्रथम प्राकृत के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी चीजें आपको मैंने बहुत ही डिटेल में समझाई हुई थी पहले और दूसरे भाग में, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम बात करें कि बौद्ध धर्म के सभी उपदेश जो हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो आपके पाली भाषा में ही लिखे गए। या पाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रथम देश भाषा कहा जाता है। ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल आपको पहले और दूसरे भाग में बताई हुई थी, आपको भली भांति याद होगा। अगर आपने पहला और दूसरा भाग नहीं देखा है तो जल्दी से देखिए, इन सारे पॉइंट्स को मैंने वहां पे बहुत ही डीपली कवर किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बौद्ध धर्म का पहला महाकाव्य है आपका बौद्ध चरितम, जिसकी रचना की गई थी किसके द्वारा? अश्वघोष जी के द्वारा। ठीक, इसके बाद अब हम अंतिम पॉइंट पे आते हैं कि बौद्ध पाली भाषा का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपकी पाली भाषा जो है समाप्त होती है। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जहां से हमें शुरू करना था प्राकृत भाषा। तो ये जो है आपने इतनी देर में जो भी चीजें समझी, यदि आप ध्यान दें तो ये भाग 1 और भाग 2 का जो था एक छोटा सा प्रीव्यू था, जिसमें हमने जल्दी से सारी चीजों को कवर करने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक के साथ, यानी कि तीसरे भाग में अब हम शुरू करने वाले हैं प्राकृत भाषा को। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सामने आपके लिखा हुआ है प्राकृत भाषा, जिसका समय माना जाता है 1 ईसा से 500 ईसा। कहने का मतलब ये है कि इन 500 सालों में जो भी लेखन का कार्य हुआ या संचार की व्यवस्था रही वो किस भाषा में रही? प्राकृत भाषा में रही। अब यदि हम बात करें कि प्राकृत भाषा का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है महावीर स्वामी जी। प्राकृत भाषा का जनक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी जी को कहा जाता है। जैन धर्म के जितने भी उपदेश हैं उनका जो लेखन किया गया वो प्राकृत भाषा में ही किया गया। तो देखते हैं, जैन धर्म के सभी उपदेशों का लेखन प्राकृत भाषा में किया गया है। उपदेश का मतलब आप सभी भली भांति जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम फिर से बताएंगे। प्राकृत भाषा जो है आपकी, उसमें जो उपदेश लिखे गए थे जैन धर्म के, तो उपदेश का मतलब होता है अच्छी बातें, शिक्षा वाली बातें, जिससे हमें जीवन यापन करने में आसानी हो और साथ ही साथ हमारा जो जीवन है वो आसान हो जाए। तो उपदेश एक तरीके से अच्छी सलाह हम इसे कह सकते हैं। तो जैन धर्म के जितने भी उपदेश थे उनका लेखन किया गया प्राकृत भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम बात करें प्राकृत भाषा की, तो इसे क्या कहा जाता है? गांव की या आम जन की भाषा। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्राकृत भाषा को गांव की या आम जन की भाषा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भाग में। तो संस्कृत भाषा से जितनी भी भाषाओं का जन्म हुआ, तो संस्कृत भाषा के बाद जितनी भी भाषाएं आई तो उनका लगातार स्तर बिगड़ता ही चला गया। यानी कि संस्कृत भाषा से पाली भाषा बनी, पाली से प्राकृत, तो इस तरीके से जो है लेवल उनका डाउन होता ही चला गया। तो इसी क्रम में आगे आपकी पाली भाषा का जन्म हुआ, जिसे नाम दिया गया गांव की या आम जन की भाषा। यानी कि इतनी आसान हो चुकी थी ये कि इसे गांव की भाषा नाम दे दिया गया, या आम जन यानी कि आम लोगों की भाषा कह दिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आप देख सकते हैं प्राकृत भाषा को द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो भाषा है जिसको मैंने अभी बताया, इसे गांव की आमजन की भाषा कहा जाता है। यानी कि ये भाषा जो थी बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गई थी। ठीक, तो इसीलिए इसे गांव की आमजन की हमने भाषा कहा। तो प्राकृत भाषा को हमने क्या किया, एक केंद्र बिंदु मानकर इसे 3 भागों में बांट दिया। यानी कि पाली भाषा को हमने प्रथम प्राकृत कह दिया, और इसके बाद जो अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ उसे हमने तृतीय प्राकृत कह दिया।
यानी कि संस्कृत से आसान थी पाली तो वो प्रथम प्राकृत कहलाई, पाली से सिंपल थी प्राकृत तो वो द्वितीय प्राकृत कहलाई, और प्राकृत से सिंपल थी आपकी अपभ्रंश तो उसे हमने तृतीय प्राकृत कहा है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। जैसा कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, हेमचंद्र जी को प्राकृत भाषा का पाणिनि कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। हेमचंद्र जो है एक बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखा, इसलिए इन्हें पाणिनि जी की उपाधि दी गई। अब पाणिनि जी कौन है तो थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है पाणिनि जी। तो पाणिनि जी जो थे ये विश्व का पहला व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले विद्वान थे, यानी कि इन्होंने संस्कृत भाषा में, संस्कृत में भी यदि हम कहें तो दो भाग होते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो पाणिनि जी जो थे इन्होंने लौकिक संस्कृत भाषा में विश्व का सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा जिसका नाम था अष्टाध्यायी। तो इसलिए हेमचंद्र जी की तुलना किससे कर दी गई, पाणिनि जी से कर दी गई, क्योंकि इन्होंने प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखा था। तो हेमचंद्र जी को क्या कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। तो उसका कारण ये है। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, जैन धर्म का पहला महाकाव्य किसे कहा जाता है, कल्प सूत्रम को कहा जाता है, जिसकी रचना की गई है किसके द्वारा, भद्रबाहु जी के द्वारा। ठीक, जैन धर्म का जो पहला महाकाव्य है वो है कल्प सूत्रम, और इसके जो लेखक हैं वो माने जाते हैं, रचयिता जो है वो माने जाते हैं भद्रबाहु जी। तो यहाँ पे आपकी जो प्राकृत भाषा है वो समाप्त होती है। इसके बाद अगली भाषा का अध्ययन हम करेंगे जिसका नाम है अपभ्रंश। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे पीछे जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अपभ्रंश भाषा का हम अध्ययन करने वाले हैं। उससे पहले हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं, यानी कि पेन की सेटिंग्स को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम एक नया कलर ले लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अपभ्रंश जो भाषा है इसका समय माना जाता है 500 ईसा से 1000 ईसा, यानी कि इन 500 सालों में किस भाषा का चलन था आपका, तो इसमें चलन था अपभ्रंश भाषा का। यदि हम बात करें अपभ्रंश शब्द की कि अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, तो किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ जो रूप होता है उसे कहा जाता है अपभ्रंश। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ रूप क्या कहलाता है, आपका अपभ्रंश कहलाता है। यानी कि भाषाओं का जो लेवल डाउन होता चला गया, जो स्तर बिगड़ता ही चला गया, तो वो जो स्तर है, लेवल डाउन जो है, वही क्या है आपका अपभ्रंश। यानी कि आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृत का अपभ्रंश पाली है। कहने का मतलब यह है कि अपभ्रंश भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप है वो क्या है, पाली है। पाली का अपभ्रंश किसे कहा जाएगा, प्राकृत को कहा जाएगा। प्राकृत का अपभ्रंश किसको कहा जाएगा, अपभ्रंश को ही कहा जाएगा। अपभ्रंश का अपभ्रंश किसको कहा जाएगा, अवहट्ट को कहा जाएगा। अवहट्ट का अपभ्रंश हिंदी को कहा जाएगा। हिंदी का अपभ्रंश खड़ी बोली को कहा जाएगा। तो ये जो कुछ भाषाएं हैं जिनके मैंने नाम यहाँ पे लिए, जो हम दूसरे भाग में पढ़ चुके हैं, ये सभी की सभी संस्कृत भाषा से ही जन्म ली हुई हैं भाषाएं। ठीक है, तो इन सभी भाषाओं में क्या हुआ, लेवल डाउन होता चला गया। तो जो बिगड़ा हुआ रूप है, जो आप समझ सकते हैं, जो बिगड़ा हुआ रूप है किसी भी भाषा का या गिरा हुआ रूप है, वो क्या कहलाता है, अपभ्रंश कहलाता है। अब यदि हम बात करें कि अपभ्रंश शब्द सबसे पहले कहाँ लिखा हुआ पाया गया था, तो एक विद्वान थे जिनका नाम था पतंजलि, यानी कि कवि थे जिनका नाम था पतंजलि। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था महाभाष्य। इस ग्रंथ में, यानी कि महाभाष्य नामक ग्रंथ में अपभ्रंश शब्द सबसे पहला लिखा हुआ पाया गया। जैसा कि देखते हैं, ये पॉइंट हमने कहीं ना कहीं लिखा होगा। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, जहां जहां पर मैं गोले लगाता हूं, इसका मतलब समझ लीजिए क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाएगा, यानी कि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उन्हें हम पहले ही ब्लॉक में बंद कर देते हैं, जिससे वो चीजें बच्चों के आगे हाईलाइट होती रहें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जैसा कि लिखा हुआ है कि अपभ्रंश भाषा को क्या कहा जाता है, तृतीय प्राकृत कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि प्राकृत भाषा को 3 भागों में बांटा गया है, पाली को प्रथम प्राकृत, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा जाता है। तो वो आपके सामने है। अब बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश भाषा में लिखा गया सबसे पहला महाकाव्य, यानी कि अपभ्रंश भाषा में जो सबसे पहले महाकाव्य लिखा गया था वो कौन सा था, तो वो था आपका ये परमचरौ। सबसे पहले आपका अपभ्रंश भाषा में यही महाकाव्य लिखा गया, परमचरौ, जिसका लेखन किसके द्वारा किया गया,
स्वयंभू कवि के द्वारा किया गया। ठीक, जिसका लेखन किया गया स्वयंभू के द्वारा, इसलिए इन्हें, किसको, स्वयंभू कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। वाल्मीकि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वाल्मीकि जी ने राम भगवान की कथा लिखी जिसका नाम था रामायण, जो कि सबसे पहला काव्य यानी कि आदि काव्य कहलाता है। तो इसी प्रकार इन्होंने जो महाकाव्य लिखा था जिसका नाम है परमचरो, ये भी किस पर आधारित था? राम कथा पर ही आधारित था। इसलिए स्वयंभू कवि की तुलना की गई वाल्मीकि जी से, और इसलिए इन्हें कहा गया अपभ्रंश का वाल्मीकि। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह महाकाव्य राम कथा पर आधारित है, इसलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक, अब यदि हम बात करें कि इस महाकाव्य में किसका प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम कड़वक का। तो कड़वक क्या है ये समझ लेते हैं। कड़वक को समझेंगे अब हम यहाँ पे। उससे पहले हम यहाँ एक बार जो है पेन चेंज कर लेते हैं अपना, और पेन चेंज करने के बाद चलिए इसको हम बाद में करेंगे स्टार्ट। तो वापस आते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पर समझना है किसको? कड़वक को। तो कड़वक क्या है? कड़वक को समझने के लिए हम यहाँ पर एक जो है आपका पेज ले लेते हैं। तो ये आपके सामने आपका पेज है जिसपे हम इसको समझने वाले हैं कि यहाँ पे कड़वक क्या है। तो ये क्या है? ये लिखा हुआ है आपका कड़वक। अब इसको थोड़ा सा हम ध्यान से समझेंगे। कड़वक को हम आसान शब्दों में कह सकते हैं फॉर्मेट। किस चीज का फॉर्मेट? महाकाव्य को लिखने का फॉर्मेट। यानी कि महाकाव्य को लिखने का जो तरीका होता है, जो महाकाव्य को लिखने की शैली होती है, उसे क्या कहा जाता है? फॉर्मेट कहा जाता है, यानी कि कड़वक कहा जाता है। अब कड़वक होता क्या है? तो इसमें सबसे पहले एक दोहा, इसके बाद आपकी 7 चौपाई, और उसके बाद एक दोहा। इस तरीके से जो है कड़वक आपका बन जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक दोहा, अच्छा दोहा क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको ये भी समझा देता हूं। दोहा और चौपाई, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, दोहा और चौपाई क्या है? तो दोहा और चौपाई ये छंदों के नाम है। अब छंद क्या है? तो छंद आपका हिंदी का एक अध्याय है जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि यदि एक दोहा लिख कर आता है, उसके बाद 7 चौपाई होती है, उसके बाद एक दोहा होता है, तो यही चीज क्या कहलाती है? कड़वक, यानी कि दोहा चौपाई का बंधन, इसे कहा जाता है कड़वक। और सर्वप्रथम इसको हमने कहाँ दर्शाया? तो वो था आपका अपभ्रंश भाषा में लिखा गया पहला महाकाव्य जिसका नाम था परमचरो। लेकिन यदि हम बात करें तो प्राचीन समय में जब कड़वक बनाया गया था तो उस समय 7 चौपाइयां इस्तेमाल में लाई जाती थी 2 दोहों के मध्य। लेकिन अब यदि हम बात करें तो वर्तमान में आपकी कितनी चौपाई इस्तेमाल में लाई जाती हैं? 5। ठीक, एक दोहा, फिर 5 चौपाई, फिर एक दोहा। तो ये क्या है आपका? ये कड़वक का फॉर्मेट है, यानी कि इस तरीके से महाकाव्य का लेखन जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं हमारे अगले पेज पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। यानी कि स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का प्रथम या पहला कवि कहा जाता है। तो ये जो है आपको याद रखने ये सारे पॉइंट्स जिन पर मैं गोला लगा रहा हूँ। क्यों इनको क्यों पहला या प्रथम कवि कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपभ्रंश भाषा में सबसे पहला महाकाव्य लिखा था, इस वजह से। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपभ्रंश का आदि कवि तथा पहला कवि भी हम किसको कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। यानी कि 3 चीजें हो गई। अपभ्रंश का आदि कवि यानी कि सबसे पहला कवि, पहला कवि या प्रथम कवि, इन तीनों का उत्तर आपको क्या लगाना है? स्वयंभू। यानी कि इन तीनों को ही क्या कहा जाता है? स्वयंभू कहा जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, सुनिएगा ध्यान से। अपभ्रंश का आदि कवि, अपभ्रंश का पहला कवि और अपभ्रंश का प्रथम कवि,
इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है और वो है आपका स्वयंभू। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपभ्रंश को अड़ा अड़ा की भाषा, यानी कि इसे हम थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। अपभ्रंश को अड़ा अड़ा की भाषा किसके द्वारा कहा गया? किशोरी दास वाजपेयी जी के द्वारा कहा गया। यानी कि अपभ्रंश भाषा को एक विद्वान विशेष के द्वारा नाम दिया गया और वो नाम क्या था आपका? अड़ा अड़ा की भाषा। और ये किसके द्वारा दिया गया? किशोरी दास वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया। बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा भी कहा गया। तो अपभ्रंश भाषा को ये नाम किसके द्वारा दिया गया? तो ये कहा गया स्वयंभू के द्वारा। अपभ्रंश भाषा को देशी भाषा जो नाम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया? स्वयंभू के द्वारा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यदि हम बात करें तो यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा। ये भरत मुनि जो आपके विद्वान हैं अगले, इन्होंने अपभ्रंश भाषा को क्या नाम दिया हुआ है? अशुद्ध भाषा नाम दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर जो है आपकी अपभ्रंश भाषा समाप्त होती है। जहां जहां पर भी मैंने गोले लगाए हुए हैं ये सभी के सभी गोले जो हैं, यानी कि ये आपके प्रश्न हैं और इसी तरीके से आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि अपभ्रंश भाषा को अशुद्ध भाषा किसने कहा? तो उत्तर होगा आपका भरत मुनि। ये आपसे पूछा जाता है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या कहा? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अशुद्ध भाषा। यानी कि क्वेश्चन को फ्लिप किया जा सकता है, बदला जा सकता है, लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी, चीज वही होगी। क्वेश्चन को कभी सीधा तो कभी उल्टा पूछा जाएगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि किस प्रश्न को किस तरीके से हमें वहां एग्जाम में हल करना है। ठीक है। इसी तरीके से अपभ्रंश को देशी भाषा कहा गया, तो वो किसने कहा? स्वयंभू ने कहा। इसी तरीके से आपका अड़ा अड़ा की भाषा किसने कहा? तो किशोरी दास वाजपेयी जी ने कहा। या अपभ्रंश भाषा का पहला कवि, प्रथम कवि, आदि कवि किसे कहा जाता है? तो ये सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं इसका उत्तर आपका एक ही होगा और वो है स्वयंभू। तो इसी तरीके से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। अब अगली भाषा पर बढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा हमारे YouTube चैनल का नाम, जिसका नाम है निक्स क्लासेस। और आप सभी बच्चे जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए हमारे YouTube चैनल से, जिसका नाम है निक्स क्लासेस। सभी बच्चे सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर जो वीडियोस हैं हमारे उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि और हम इसको और बेहतर और ज्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिससे हमें हमारी आगे की जो पद्धति है उसको बदलने का या उसको और बेहतर बनाने का मौका मिलता है। तो आप सभी बच्चे हमें YouTube चैनल पे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें ज्वाइन कर लीजिए। ये जो स्टडी मटेरियल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो स्टडी मटेरियल है आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको हमें ज्वाइन करना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है निक्स क्लासेस। तो वहां से आपको ये प्राप्त हो जाएगा सारा स्टडी मटेरियल, हिंदी का ही नहीं बाकी सभी सब्जेक्ट्स का भी। जितने भी टीचर्स नेक्स्ट क्लासेस पे आपको पढ़ा रहे हैं तो उन सभी का वहां पे आपको जो है PDF मटेरियल मिल जाएगा। और इसके साथ यदि आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक पे ज्वाइन कीजिए और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए। यानी कि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग हमसे जुड़िए, जिससे कि आप लोगों का जो सपना है वो साकार हो सके किसी भी प्रशासनिक पद पर आने का। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली भाषा की ओर। इसके बाद आपकी अगली भाषा है अवट भाषा। अवट भाषा जो है आपका, इसका समय माना जाता है 900 से 1100 ईसा, यानी कि अपभ्रंश भाषा के बाद। यानी कि अपभ्रंश भाषा का समय आपका 500 ईसा से शुरू हुआ, 1000 ईसा पे खत्म हुआ, लेकिन 900 ईसा का जो समय आया वहां से अपभ्रंश भाषा जो है परिवर्तित होना शुरू हो गई। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका 500 से 1000 तक कंप्लीट अपभ्रंश का प्रयोग नहीं हुआ। कंप्लीट 500 से लेकर 1000 तक, यानी कि जो समय आपका 500 ईसा से 1000 ईसा तक, इसमें अपभ्रंश भाषा का प्रयोग तो हुआ, लेकिन 900 ईसा से अपभ्रंश भाषा जो है धीरे धीरे परिवर्तित होना शुरू हो गई। किस भाषा में? हिंदी भाषा में, जिसे हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा का जो जन्म है वो किससे माना जाता है आपका? वो अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। तो उसको मैं आगे आपको और डिटेल में समझाऊंगा। तो फिलहाल हम पढ़ते हैं आगे। इसका समय आपका माना जाता है 900 से 1100 ईसा, यानी कि इन 200 साल में किस भाषा का चलन था हमारे हिंदुस्तान में? तो अवट भाषा का चलन था। वास्तविकता में देखा जाए तो ये कोई भाषा नहीं थी, ये बिगड़ा हुआ समय था भाषा का, लेकिन इसे बाद में हमने एक नाम देकर जो है एक पद दे दिया कि अवट भाषा है, इस तरीके से। यानी कि इस भाषा में कोई भी ऐसा लेखन का कार्य नहीं किया गया जिसे हम ज्यादा महत्व दें। यानी कि इसमें कोई भी महाकाव्य का लेखन नहीं हुआ, इसमें केवल साधारण से भजन लिखे गए, एक पुस्तक लिखी गई थी
जिसमें भजनों का संकलन मिलता है। संकलन मतलब इकट्ठा करना, यानी कि यहाँ पर इस भाषा में केवल एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है कीर्तिलता, जिसमें केवल और केवल भजन लिखे गए थे। तो बढ़ते हैं आगे, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभट्ट है क्या। तो अपभ्रंश का जो परवर्ती यानी कि परिवर्तित रूप है, जो आपका परिवर्तित रूप है वही क्या कहलाता है, आपका अभट्ट कहलाता है। यानी कि अपभ्रंश भाषा का जो परिवर्तित रूप था वही क्या कहलाया, आपका आगे चलकर अभट्ट कहलाया। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें कि अभट्ट शब्द सबसे पहले लिखा हुआ कहाँ पाया गया था, तो एक विद्वान थे जिनका नाम था ज्योतिश्वर ठाकुर। बिल्कुल सही सुना आपने, इनका नाम था ज्योतिश्वर ठाकुर, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था वर्ण रत्नाकर। इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था वर्ण रत्नाकर। इस ग्रंथ में जो है इन्होंने अभट्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, यानी कि सबसे पहले अभट्ट शब्द इस विद्वान के इस ग्रंथ में लिखा हुआ पाया गया। बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट है इस भाषा का हमारा कि अभट्ट भाषा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो वो किया विद्यापति ठाकुर जी ने। विद्यापति ठाकुर जी ने अभट्ट भाषा का सबसे पहले प्रयोग किया। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे कि एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी जिसका नाम था कीर्तिलता, जिसमें इन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया, जो कि क्या है, भजन संग्रह। यानी कि इस पुस्तक में केवल और केवल भजन है और इस पुस्तक का नाम है कीर्तिलता। तो इस तरीके से ये जो है आपकी अभट्ट भाषा यहाँ पे समाप्त होती है। तो अब हम मिलेंगे आपसे हमारे अगले भाग में, यानी कि भाग 4 में, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी के इतिहास को और आगे। यानी कि ये जो आपका अध्याय है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसमें से प्रश्न आपके 3 से 4 जो है एमपीएसआई में या व्यापम के किसी भी एग्जाम में या एमपीपीएससी यूपीएससी में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों का